सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो अभी सीटीईटी का एग्जाम है या यूपीटीईटी का जो एग्जाम है उसके लिए गणित का अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक गणित के लिए एक नई सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें गणित के पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा और साथ ही उस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनकी प्रैक्टिस भी की जाएगी। तो इस प्रकार से हम जैसे कि जानते हैं कि सेंट्रल का टीईटी एग्जाम और उत्तर प्रदेश का टीईटी एग्जाम दोनों ही एग्जाम में गणित के 30 प्रश्न आते हैं प्राइमरी लेवल में, जो कि क्या है, कंपलसरी होते हैं। और जूनियर लेवल में जो कक्षा 5 से लेकर 8 तक के लिए उसमें भी गणित के जो लोग साइंस साइड या विज्ञान वर्ग से हैं उनको गणित के 30 प्रश्न आएंगे। तो इस सीरीज के माध्यम से ऐसे दोनों ही वर्गों के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प होने वाली है। इसलिए इस जो सीरीज ए है जो चालू की जा रही है तो इसको मिस ना करें और इसका प्रत्येक वीडियो आप देखें और साथ में जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसको आप लोग समय से सॉल्व करते रहें। तो आइए, सबसे पहला जो टॉपिक है गणित में वह है संख्या पद्धति। अर्थात नंबर सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या है, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, किस तरह से संख्याओं को बांटा जाता है। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं 0 से लेकर 1 2 3 4 इस तरह से 9 तक क्या होते हैं, ये अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों से क्या है, सारी संख्याएं बनती। तो अब चूंकि हम ये देखते हैं कि इसमें संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, कितने कई प्रकार की संख्याएं हम सुनते हैं। कहीं कोई वास्तविक संख्या बोलता है, कोई काल्पनिक संख्या बोलता है, कोई परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, इनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर संख्याएं। संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। एक तो वास्तविक संख्याएं होती हैं अर्थात जिनका कोई मान वास्तव में होता है, और एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। इनका कोई वास्तविक मान नहीं होता है, सभी इनकी काल्पनिक मान होते हैं या इनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। इसका कोई वास्तविक मान नहीं होता है। इन्हें आई से डिनोट किया जाता है, आयोटा। अब वास्तविक संख्याएं भी दो वर्गों में बांटी जा सकती हैं, अर्थात इसमें दो प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हैं। एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। जैसा कि इनके नामों से स्पष्ट है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का मतलब जिसको क्या है, हम लोग माप सकते हैं, जिसके मतलब हम लोग गणना कर सकते हैं। अपरिमेय जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, वह क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक आदि। और इन जो प्राकृतिक संख्याएं हैं
इनके अंतर्गत पुनः इन्हें हम इस तरह से बांटते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। इस तरह से यह वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं। तो यह एक क्या है, मोटा मोटा वर्गीकरण है, और इसको अभी हम लोग आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा इसको समझेंगे और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे भी, जिससे हमें क्या है रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसमें लिखेंगे किसी प्रश्न को हल करने पर हमें जो मान प्राप्त होता है इसमें लिखेंगे काल्पनिक को छोड़कर, अर्थात काल्पनिक मान को छोड़कर। क्या है ना, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब जैसे ये संख्या क्या है, ये परमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं, अर्थात इनकी एक क्या है निश्चित वैल्यू हो सकती है, वैल्यू होती है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, पाई है, ठीक, 22/7 है। इस तरह से ये क्या है, इनका क्या है, एक गणितीय निश्चित इनकी वैल्यू है, इस तरह से हो सकती हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। इनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो काल्पनिक संख्याएं, तो वे संख्याएं जो वास्तव में ना हो, कल्पना में हो, ठीक, इन्हें क्या है हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अच्छा, इसे आई से व्यक्त करते हैं। आयोटा कहते हैं इसको, आई लगाकर व्यक्त करते हैं। और इस आई का मान होता है √-1। तो ये क्या है, ये काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर्स। इस तरह की जो हायर क्लासेस में जो गणित पढ़ी जाती है, वहां पर ऐसे काल्पनिक मान हम लोग गणितीय अध्ययन में प्रयोग करते हैं। तो ये तो दो हो गए आपके काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। तो इसमें क्या है, इसमें हम इसकी जो परिभाषा होती है इसमें रखेंगे वे संख्याएं
जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इसमें सेम हो जाएगा, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो अब हम इसको देखते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि आखिर ये क्या है, P बटे Q और V बटे Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमने कोई उदाहरण लिया, हमने लिखा 5, ठीक। तो अब 5 को हम क्या है, 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 बटे 1, या 1 का हमने भाग दिया 5 में। तो इसमें क्या है, इसको हम यह किस रूप में हो गया, P बटे Q के रूप में, जहां P बराबर 5 है और Q इज इक्वल टू क्या है, 1 हो जाएगा, अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह कैसी संख्या हो गई, यह हो गई आपकी परिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय, अब जैसे इनके जैसे जो नाम है परिमेय और अपरिमेय, अभी हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने हमने पाई लिया, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान किस तरह से होता है, 3.1415, इस तरह से पाई का मान होता चला जाता है। और यह, तो इस तरह से यह क्या है, पाई का मान बराबर ऐसे बढ़ता चला जाता है, और कहां तक बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक। आप जहां तक इसको कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसका कभी अंत नहीं होगा। और यह क्या है, कभी भी रिपीट भी नहीं करता है, कि इससे क्या है कि इसको हम जो आवर्त दशमलव है उसके रूप में व्यक्त भी कर पाए, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पाई को हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। मतलब यह परिमित नहीं है, यह क्या है, अपरिमित है, या यह असीम आकार की है, या इसको हम गिन नहीं सकते। तो इस तरह से पाई क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये क्लियर हुआ कि परिमेय और अपरिमेय क्या है, जैसा कि इनके नामों से स्पष्ट है। परिमेय जिसका कोई क्या है, एक जिसको हम किसी उसमें आकार में या किसी गिनने में हम उसको बांध सकते हैं, और अपरिमेय में हम ऐसा नहीं कर सकते। अपरिमित आकार उसका हो जाएगा, या अपरिमित हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, बहुत विशाल हो जाएगा, जिसकी गणना संभव नहीं है, अर्थात यह अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इस तरह से, और हम पाई को, इस मान को हम कभी भी P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह क्या है, तो जो संख्याएं P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या है, परिमेय संख्या कहते हैं गणित की भाषा में। और वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, और दूसरी शर्त क्या है इसमें, कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 2/0, तो यह क्या है, यह एक अपरिभाषित मान है। इसका मतलब होता है अनंत, इसका कोई मान परिभाषित नहीं है। अर्थात हमें 2 के इतने छोटे छोटे फ्रैक्शन करना, 2 में भाग किसका देना है, 0 का देना है। अब 0 क्या है, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो अब हम 2 के मतलब ऐसे फ्रैक्शन हमें करने हैं, 2 को ऐसे भागों में बांटना है जो कुछ भी नहीं है। तो अर्थात ऐसे कितने भाग कर सकते हैं,
ऐसे अनंत भाग हो सकते हैं, अर्थात यह क्या है, एक अपरिभाषित मान होगा। तो इस तरह से यह क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात इसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो इस तरह से क्लियर हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो वे संख्याएं जो हम गणना में इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वह संख्याएं जो गिनने में इस्तेमाल होती हैं, इन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1 2 3 4, इस तरह से। बस इसमें ध्यान देना है कि 0 सम्मिलित नहीं होगा जो प्राकृतिक संख्या में। अब जैसे हम दूसरा जो हमने देखा था, एक होता है पूर्ण संख्याएं। ये कहलाते हैं होल नंबर्स। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं कि 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, तो यह क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल किया जाता है, तो वह क्या है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4, इस तरह से क्या है, इन्फिनिटी तक हो सकती है, भी इन्फिनिटी तक हो सकती है, मतलब इनकी अपर लिमिट कोई भी निश्चित नहीं है, यह क्या है, अनंत तक हो सकती हैं। तो इस तरह से हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और पूर्ण संख्या क्या है, इनमें बस केवल 0 का डिफरेंस होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक। तो इसमें क्या है, जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक एवं धनात्मक रूप में व्यक्त करके 0 को भी सम्मिलित किया जाता है, तो यह समूह पूर्णांक कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप परिभाषा को पढ़िए कि जब प्राकृतिक संख्या, अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याएं हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याओं में हमने 1 2 3 4 5 इस तरह की गिनती को पढ़ा था। तो हम जब प्राकृतिक संख्याओं में क्या है, उसको ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूपों में व्यक्त करें
और जीरो को भी, शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो यह क्या हो जाते हैं, यह पूर्णांक बन जाते हैं। पूर्णांक का अर्थ होगा पूरे पूरे अंक। जैसे इसमें क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और इस तरफ क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, -1, -2, -3, -4, -5, और इसी तरह से क्या है, एक संख्या रेखा बन जाती है, जो कि हम लोग अपने जो प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये क्या है, इस तरह से क्या बन जाता है, संख्या रेखा बन जाती है। तो यह क्या हो गया, आपका पूर्णांक हो गया। तो जो अंक पूरे पूरे हैं, जिनका मान पूर्ण होता है, जो दशमलव में नहीं है या भिन्न के रूप में नहीं है, वह सब क्या है, वह पूर्णांक कहे जाएंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता, तो वह क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से जिसमें भी 2 का भाग चला जाएगा वह क्या है, सारी सम संख्याएं होंगी। अब हम देखेंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा, सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर्स। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनको कहते हैं ऑड नंबर्स। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सीधा सीधा होगा इसमें कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, वह क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि इसमें भी 0 सम्मिलित नहीं होगा और इसमें भी 0 सम्मिलित नहीं होगा। अर्थात तो वे संख्याएं, यहाँ पे ये लग सकते हैं प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या। ऐसे ही इधर पे भी लिख सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो ना हो, वह क्या है, विषम संख्याएं होंगी। तो इस तरह से सम और विषम दोनों में ही 0 सम्मिलित नहीं होता है, अर्थात ना तो 0 क्या है, सम होगा और ना ही 0 विषम होगा। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग ना जाए, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब जो दूसरा है वह कौन सा है, वह है भाज्य संख्याएं। तो इसमें हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं
इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो इसमें सीधा सा है, इसमें क्या था, बे संख्या जिसमें एक और स्वयं, मतलब जैसे हमने मान लिया एग्जाम्पल लिया इसका, जैसे हमने लिया 3, तो 3 में क्या है, एक का भाग चला जाएगा, ठीक, और किसका भाग चला जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो इस तरह से इसके दो क्या हुए, दो गुणनखंड हो जाएंगे इसके, ठीक, एक तो एक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त और किसी संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यह क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी अभाज्य संख्या, ठीक। और जो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाग चला जाए। तो इसमें हम ऐसा लिखेंगे, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भाग चला जाता है, वह क्या कहलाएंगे, वह भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिया 12, तो 12 में देखो एक से तो भाग चला ही जाएगा और 12 से भाग चला जाएगा, ये तो सब में ही चला जाता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या है, 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, 6 से भी भाग चला जाएगा। तो इतने सारे इसके क्या निकल आएंगे, गुणनखंड निकल आएंगे। तो इसलिए यह कैसी संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है। और जो 3 थी वह हमारी कैसी थी, अभाज्य संख्या थी। अब इसमें देखते हैं कि सह अभाज्य संख्या है। एक होता है क्या, सह अभाज्य संख्याएं, या इन्हीं को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। इसमें देखेंगे कि जब क्या होता है, इसमें जब किन्हीं दी गई संख्याओं के युग्म का, युग्म या उसको कहते हैं जोड़ा, युग्म का मासा एक हो। तो इसमें जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 3 5, 3 और 5 का आपस में मासा कितना होगा, एक होगा। तो 3 और 5 कैसी हो जाएंगी संख्याएं, यह सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 5 7, इनका भी मासा क्या हो जाएगा, एक होगा। तो यह कैसी संख्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। 4 5, यह भी आपस में क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य, क्योंकि इनका मासा एक है। सीधी बात, जिन संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा एक होगा, तो वह आपस में क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अब हम एक चीज और देखते हैं कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। अब इसी में एक देखते हैं संपूर्ण संख्या। ध्यान रहे, पूर्ण संख्या अलग थी, संपूर्ण संख्या यह अलग है। इसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर्स। तो इसमें क्या है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जब किसी प्राकृत संख्या के सभी
अपवर्तकों या इन्हीं को गुणनखंड भी कहते हैं का योग उस संख्या से दो गुना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, 6 ले लीजिए। तो 6 के जो अपवर्तक होंगे या 6 के जो गुणनखंड होंगे वह क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। अब इनका सबका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। 1 2 3 और 6 कितना हो गया, 2 1 3 3 6 6 12। कितना है यह कितना है, इसका 2 गुना है। तो क्या यह क्या हो जाएगा, जो 6 का यह क्या है, यह 2 गुना है। तो 6 कैसी संख्या हो जाएगी, यह संपूर्ण संख्या हो जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 1 है। तो यह क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 ना तो क्या है, भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पर होती कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखिए, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो ये क्या है, यह भी एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। जैसे हम लोग देखते हैं, ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए 9, तो 9 क्या है, 9 विषम है, लेकिन यह कैसी है, भाज्य है। इसलिए यह क्या है, एक भाज्य संख्या विषम भी हो सकती है। तीसरा है, कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। जैसे 2 है एक सम संख्या और यह क्या होती है, अभाज्य होती है। तीसरा है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव कैसा हो जाए, अभाज्य होगा। तो यह जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने 2 अभाज्य संख्याएं ली, एक 3 और एक 5, तो इसका योग कितना हो गया, 8। और यह कैसी संख्या है, यह भाज्य संख्या। तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। अब इसमें देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब होगा ऋण से भिन्न, मतलब माइनस से भिन्न। अर्थात क्या होना चाहिए, प्लस। माइनस से भिन्न क्या होगा, प्लस होगा। अब इसमें क्या होना चाहिए, दूसरी शर्त है इसकी, यह कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी शर्त क्या है, पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि 0 1 2 3 में ऋणोत्तर तो क्या है, चारों ही है। ठीक है। अब इसमें अभाज्य कौन सी होगी, तो हम 0 और 1 को तो इसमें रखते ही नहीं है कि अभाज्य और अभाज्य में। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब सबसे छोटी भी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी ऋणोत्तर और अभाज्य पूर्णांक एक कौन सा हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। 2 कैसी संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है और ऋणोत्तर भी है, सबसे छोटी है और पूर्णांक भी है। इस प्रकार से यह सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और इस अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच, कैसी संख्याएं हैं, 2 परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में ऑप्शन पढ़िए, कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये कैसा हो जाएगा, गलत होगा। कि जैसे मान लीजिए 2 परिमेय संख्याएं हैं, 2 है और 3 है, तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में परिमेय संख्या 2.1 भी हो सकती है, 2.2, इस तरह से मतलब कई सारी, ढेरों सारी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। केवल एक परिमेय संख्या होती है,
यह भी गलत हो गया। एक नहीं, इसमें कितनी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और इसमें है सी ऑप्शन में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यह क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनंत परिमेय संख्याओं की कल्पना कर सकते हैं। डी देखिए, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है, तो यह भी क्या है, यह भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की और क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहिए, और इन क्लासेस को अपने ज़रूरतमंद साथियों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।